मेरी एक अजीब सी छोटी बहन है। वो हमेशा मुझे ऐसे देखती है जैसे मैं पहले से ही मर चुका हूँ। और हर दिन वो बिल्कुल क्लॉकवर्क की तरह मेरे पीछे पीछे चलती रहती है। हम सिर्फ 1 साल के गैप पर हैं, लेकिन उसके आसपास रहना हमेशा एक अजीब और समझ ना आने वाली बेचैनी से भर देता है। मेरी शादी से एक रात पहले मैंने फाइनली डिसाइड किया कि उससे वो बात पूछूं जो काफ़ी टाइम से मेरे दिमाग में चल रही थी। जाओ, इधर आओ, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। मेरा टोन शायद ज़्यादा सीरियस था, क्योंकि मॉम ने सुन लिया और घबराकर मेरी तरफ देखा। तुम क्या करने वाले हो? मैं बस उससे बात करना चाहता हूँ मॉम, टेंशन मत लो, मैं उसे मारने वाला नहीं हूँ। मैं और चंगा फ्रंट कोर्टयार्ड के छोटे स्टोन टेबल पर बैठ गए। वो हमेशा की तरह बिल्कुल डिटैच लग रही थी। तुम हमेशा मुझे ऐसे क्यों देखती हो जैसे मैं मरा हुआ हूँ? उसने मुश्किल से रिएक्ट किया, बस एक आईब्रो हल्का सा उठा और बिल्कुल फ्लैट आवाज में बोली, तुम मरे नहीं हो। उसका ये जवाब मुझे सही नहीं लगा। ये ना पूरा डिनायल था ना कन्फर्मेशन। तो फिर बताओ, तुम मुझे ऐसे क्यों देखती हो? वो काफी देर तक चुप रही, फिर धीरे से उसके चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल आई जो उसकी आंखों तक नहीं पहुंची। क्योंकि तुम मेरे भाई हो। जब मुझे लगा वो जवाब ही नहीं देगी, तब मुझे ये बिल्कुल बेकार सा नॉन आंसर मिला। मुझे पता है तुम्हें मैं सालों से अनोइंग लगती हूँ, पर टेंशन मत लो। जब तुम और तुम्हारी वाइफ मुझे एक नेफ्यू दे दोगे तो मैं तुम्हें अकेला छोड़ दूंगी। तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है? जो बच्चा एग्जिस्ट भी नहीं करता उस पर भी नजर रख ली है तुमने। पहले ही मेरी पूरी लाइफ तंग की है, अब मेरे बच्चे के पीछे भी पड़ोगी। तुम्हें प्रॉब्लम क्या है? मैं बस वही सोच रही हूँ जो मुझे सोचना चाहिए। एक पॉज। चंगलू, तुम फाइनली शादी कर रहे हो, ये अच्छा है। चंगा, तुम्हें हुआ क्या है? एक बार नॉर्मल तरीके से बात कर सकती हो? कुछ ऐसा बोलो जो मैं समझ सकूं। इतनी क्रिप्टिक होना बंद करो। मेरा टोन बिल्कुल सॉफ्ट नहीं था। इतने सालों से उसके साथ रहकर मैं हमेशा कंट्रोल खोने के एज पर रहता हूं। उसके साथ रहना सफोकेटिंग है, लेकिन वो जरा भी नहीं हिलती। उसका एक्सप्रेशन बिल्कुल कंपोज रहता है, आवाज बिल्कुल फ्लैट। मैं ठीक हूं, बस 3 शब्द, और उसकी नज़र मुझसे हटी नहीं। मैंने अपने अंदर उठते गुस्से को दबा दिया। छोड़ो, मैं तुम्हें समझ ही नहीं सकता। उसके साथ मुझे कभी सीधा जवाब मिलेगा नहीं। वैसे भी कल मेरी शादी है, उसके बाद मैं और मेरी वाइफ हनीमून के लिए कोस्ट जा रहे हैं। पूरा 1 महीना बिना इस अजीब बहन को देखे। सिर्फ ये सोचकर ही मेरा मूड थोड़ा बेटर हो गया। शादी खत्म हो गई। मैं और मेरी वाइफ बैग्स पैक करते हैं, मॉम को बताते हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं, और वो खुशी से हमें ब्लेसिंग देती हैं। तभी मेरी वो अजीब बहन चंगा ऐसी बात बोलती है कि हम तीनों चुप रह जाते हैं। क्या तुम बीच पर ना जाओ और मैं तुम्हारे साथ चलूं? मेरी वाइफ इंस्टिंक्टिवली मेरा हाथ पकड़ लेती है। मुझे उसकी फीलिंग बिल्कुल समझ आती है। शॉक, डिसबिलीफ, रिफ्यूजल। चंगा, तुम क्या कर रही हो? तुम्हारी एज क्या है? बच्चों जैसा बिहेव करना बंद करो। चौंगियाओ मॉम की तरफ देखती है, फिर धीरे से मेरी वाइफ की तरफ नजर ले जाती है। इस बार उसकी नजर अलग है। जो आंखें मुझे देखकर हमेशा ठंडी लगती थीं, अब उनमें एक सॉफ्ट सी रिक्वेस्ट जैसी चीज है। प्लीज, क्या मैं आ सकती हूँ? चौंगियाओ बस करो, मैं तेज आवाज में बोलता हूँ। पहले जब भी मैंने आवाज ऊंची की वो पीछे हट जाती थी, पर इस बार वो पलक तक नहीं झपकती, बल्कि मेरी वाइफ ही थोड़ा डर जाती है। मुझे साथ आने दो, चौंगियाओ मेरी वाइफ की तरफ मुड़कर कहती है। मुझे एक बेटर जगह पता है, हमें बीच पर जाने की जरूरत नहीं। क्या कहती हो? पर हमने ऑलरेडी होटल बुक कर लिया है। हम दोनों प्लान चेंज नहीं करना चाहते। मेरी वाइफ अनकंफर्टेबल है, पर सीधा मना भी नहीं कर पा रही। मुझे लगा वो सीन क्रिएट करेगी, पर वो सिर्फ एक पल के लिए ब्रो फरो करती है और फिर एक हल्की सी अनरीडेबल स्माइल देती है। ठीक है, बस सेफ रहना वहां। अगले दिन सुबह मैं और मेरी वाइफ निकल पड़ते हैं। चौंगियाओ कहीं नजर नहीं आती। मॉम कहती हैं कि शायद वो अभी सो रही है। टेंशन मत लो, तुम बस एंजॉय करो। पूरी जर्नी में मुझे लगता रहा चौंगियाओ कहीं से अचानक आ जाएगी, पर ट्रिप बिल्कुल नॉर्मल रहता है। मुझे बचपन से पानी से डर लगता है। एक बार मैं ऑलमोस्ट डूब गया था। मुझे अभी तक याद है, जब मैं बेहोश होने वाला था तब मैंने पानी में एक छोटी सी फिगर को अपनी तरफ तेजी से आते देखा था। मैं पहचान नहीं पाया कौन था। जब होश आया तो मॉम ने बताया एक बूढ़े आदमी ने मुझे बचाया। मैंने खुद को समझाने की कोशिश की कि वो बस हेल्यूसिनेशन था, पर मैं कभी कन्विंस नहीं हो पाया। अंदर से मुझे हमेशा लगा कि वो कोई बच्चा था जिसने मुझे बचाया, पर मुझे पता था कोई मेरी बात मानेगा नहीं। वो बात काफ़ी पुरानी हो चुकी है, पर उस ड्राउनिंग का शैडो कभी पूरी तरह गया नहीं। टाइम के साथ हल्का ज़रूर हुआ, पर ख़त्म नहीं हुआ। इसीलिए जब मेरी वाइफ ने हनीमून के लिए कोर्स सजेस्ट किया तो मैंने मना नहीं किया। बीच पर जाकर पानी में उतरना तो बनता ही था। उस दिन मेरी वाइफ फाइनली हिम्मत करके पानी में उतर गई, और मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकता था। शुरू में सब ठीक था, पर थोड़ी देर बाद मुझे लगा हम बाकी स्विमर्स से काफ़ी दूर आ गए हैं। मेरी वाइफ ने भी नोटिस किया। हम जोर जोर से चिल्लाए और शोर की तरफ स्विम किया, पर कोई नहीं सुन रहा था, और शोर और दूर होता जा रहा था। मेरी वाइफ पैनिक में फ्रीज हो गई। मैं भी डरा हुआ था, पर मैंने आवाज़ स्टेबल रखी। अपनी स्ट्रेंथ बचाओ, मैं हूं ना।
मैंने अपनी लाइफ में काफ़ी अजीब सिचुएशंस फेस की हैं और हमेशा बच गया हूँ। और तभी जब मुझे लगा सब ठीक हो जाएगा, एक वेव मेरी वाइफ को मुझसे अलग कर देती है। मेरा लाइफ जैकेट जो खुद से नहीं निकलना चाहिए वो गायब हो जाता है। मैं देखता हूँ वेव्स उसे निगल लेती हैं और मेरा डर और गहरा हो जाता है। इसमें बचपन का डर भी है, पर सबसे बुरा यह है किसी अपने को सफ़र करते देखना और कुछ ना कर पाना। फाइनली मैं उसका हाथ पकड़ने में कामयाब होता हूँ। मैं अपना लाइफ जैकेट निकाल कर उसे पहना देता हूँ। उसकी चीखें मेरे कानों में गूंज रही होती हैं, पर मैं खुद हिल नहीं पा रहा। मेरा शरीर बहुत भारी लग रहा है और मैं धीरे धीरे नीचे डूबने लगता हूँ। मैं सांस नहीं ले पा रहा। वो सफोकेटिंग फीलिंग जो सालों से मुझे हॉन्ट कर रही थी फिर से आ जाती है। क्या ये एंड है? इस बार कोई मिरेकल नहीं होगा, कोई मुझे बचाने नहीं आएगा। जैसे ही मैं हार मानने वाला होता हूँ, मुझे पानी में एक फैमिलियर शेप दिखती है। ये बचपन वाली फिगर से अलग है, पर मुझे बिना डाउट के पता है कि ये वही है। वो मेरी तरफ स्विम कर रही है। इस बार मैं उसे क्लियरली देख पा रहा हूँ। वो चोंग याओ है, मेरी बहन। बचपन की ब्लर्ड मेमोरी अब क्लियर हो गई है। वो हमेशा वहीं थी। बेहोश होने से पहले मुझे उसके हाथ महसूस होते हैं जो मुझे ऊपर ढकेल रहे होते हैं। जब मेरी आंख खुलती है तो मैं शोर पर होता हूँ। मेरी वाइफ वहाँ होती है, उसकी आंखें रो रो कर लाल और सूजी हुई हैं। चौंगिया उसके पास खड़ी है, बिल्कुल एक्सप्रेशनलेस। जिस तरह चौंगिया मुझे देखती है वो मेरी धुंधली सी सोच को एक झटके में क्लियर कर देता है। पिछले 10 सालों से ज़्यादा वक्त को याद करते हुए मुझे समझ आता है कि जब भी मेरे साथ कुछ गलत हुआ और मैं डेंजर में पड़ा, हर बार एंड में चौंगिया ही सामने आई। जैसे उसे पहले से पता होता था कि मैं खतरे में हूँ और वो हमेशा मुझे वापस खींच लाती थी। फिर मुझे याद आता है जब हम निकलने वाले थे उससे एक रात पहले चौंगिया हमें ये ट्रिप रोकने की कोशिश कर रही थी। क्या उसे पता था क्या होने वाला है? जब मैं फाइनली होश में आता हूँ तो चौंगिया गायब होती है। मैं हर जगह देखता हूँ पर उसका कोई पता नहीं। मैं और मेरी वाइफ टैक्सी लेकर होटल वापस आते हैं। वो अभी भी आंसुओं से लड़ते हुए बोलती है, मुझे नहीं पता चौंगियाओ वहाँ कैसे पहुंची, पर अगर वो नहीं होती तो हम दोनों मर चुके होते। क्या चौंगियाओ ने सच में हमें बचाया? जवाब मुझे पहले से पता है, मुझे बस कंफर्मेशन चाहिए। मैं बचपन वाली बात दोबारा नहीं सुनना चाहता जहां मुझे बोला गया था कि किसी और ने बचाया था। वो ही थी, मेरी वाइफ कहती है। जब मैंने तुम्हें डूबते देखा तो मैं होप छोड़ रही थी, तभी चौंगिया सरफेस पर आई और तुम्हें दोनों हाथों से पकड़कर ऊपर रखा। फिर हमें खींचकर शोर तक ले आई। होटल वापस आकर हम चौंगियाओ को हमारे रूम के सामने हॉलवे में खड़ा पाते हैं। वो चुपचाप हमें देख रही होती है। मेरी वाइफ तुरंत उसके पास जाकर उसके हाथ पकड़ लेती है। तुम अचानक गायब क्यों हो गई? हम तुम्हें हर जगह ढूंढ रहे थे, तुम यहाँ इतनी जल्दी कैसे आ गई? मुझे लगा वो मुझसे बचने के लिए चली गई होगी ताकि मैं उससे सवाल ना करूं कि वो हमें फॉलो करके यहाँ क्यों आई। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो होटल वापस आकर वेट करेगी। मैं यहीं रुक रही हूँ, वो सीधा कहती है। मैं थक गई थी इसलिए वापस आ गई। तुम यहीं रुक रही हो? मैं और मेरी वाइफ एक साथ बोल पड़ते हैं। हमारी डिसबिलीफ के बीच चौंगिया कामली सर हिलाती है और अपने पीछे का डोर खोल देती है। मैंने खुद पे किया है, मैं किसी को फॉलो नहीं कर रही। तुम कब से यहाँ हो? कल ही चेक इन किया। हमें उसकी बात पर यकीन नहीं होता। मैं अपनी वाइफ को रूम में रोकने के लिए कहता हूँ और खुद चौंगियाओं के रूम में चला जाता हूँ। चौंगियाओ, मुझे सच चाहिए। वो ऊपर दिखती है। किस बारे में? जब मैं बचपन में डूब रहा था वो तुम थी ना? नहीं। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था वो रुकेगी, पर जवाब तुरंत आता है। मुझे पता है वो तुम थी। मुझे याद है तुम मान क्यों नहीं रही? जब भी मैं डेंजर में होता हूँ तुम हर बार आ जाती हो। क्या तुम्हें पहले से पता होता है क्या होने वाला है? मैं लगातार पूछता हूँ। वो बिल्कुल अफेक्ट नहीं होती। अगर तुम्हें पता होता है तो तुम मुझे वॉर्न क्यों नहीं करती? क्या कोई बात है जो तुम कह नहीं सकती? काश मुझे पहले से पता होता। क्या तुम मुझे कोई मिरेकल वर्कर समझते हो? तुम झूठ बोल रही हो। जो चाहे मानो, बस आज जो हुआ वो मॉम को मत बताना। उसे परेशान करने की जरूरत नहीं। अपने रूम में जाओ, मुझे रेस्ट करना है। और हमेशा की तरह मेरे सारे सवाल बिना जवाब के रह जाते हैं। 1 साल बाद चौंगिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हो जाती है। अभी मुश्किल से 21 की है। अपनी एज के दूसरे लोगों की तरह वो जॉब नहीं ढूंढती, बस घर में रहती है। मैं और मेरी वाइफ दोनों घर के पास काम करते हैं, इसलिए रोज उसे देखते हैं। जब भी मैं घर आता हूँ चौंगिया हमेशा वहाँ होती है। वो दिन में क्या करती है मुझे नहीं पता। एक दिन मैं ऑफिस जा रहा होता हूँ जब मेरा असिस्टेंट कॉल करता है कि एक ऑफ साइट प्रोजेक्ट हैंडल करना है। मैं रूट चेंज करके मीटिंग पॉइंट की तरफ चला जाता हूँ। वहाँ पहुंचकर पता चलता है असिस्टेंट ट्रैफिक में फंसा है। मैं कार में ही रुककर सिगरेट जलाता हूँ। तभी मेरी नज़र पड़ती है एक लड़की पर जो पास खड़ी टैक्सी से उतरती है। उसने फेस मास्क और कैप पहनी है, पर मैं उसे तुरंत पहचान लेता हूँ। वो चौंगियाओ है। किस्मत अच्छी है, इंजन बंद है और उसे पता नहीं कोई कार में है। वो पास के कैफे में जाकर विंडो के पास बैठ जाती है जहाँ से मेरी कार क्लियरली दिखती है। हनीमून को भी सिर्फ 1 साल हुआ है। मुझे हमेशा पता था चौंगियाओ हम सबसे अलग है। बचपन में वो बस एक चिपकने वाली छोटी सी लड़की लगती थी जो मेरे पीछे पड़ी रहती थी। मैं सोचता था वो बस मुझे आइडलाइज करती है जैसे छोटे सिबलिंग्स करते हैं। पर हनीमून के बाद मुझे सच समझ आया, वो हमेशा से मुझे प्रोटेक्ट कर रही है, जैसे कोई जो आने वाली चीज़ों को देख सकता है। हर बार जब मैं खतरे के करीब होता हूँ वो मुझे वापस खींच लेती है और जब भी मैं पूछता हूँ वो मना कर देती है। इस बार मुझे गुस्सा नहीं आता, बस एक भारी सा एहसास होता है जो सीने पर दबाव बनाता है। मुझे पता भी नहीं चलता मैं कार से कैसे बाहर आता हूँ। मेरा शरीर मेरा लगता ही नहीं। जब होश आता है तो मैं उसके सामने बैठा होता हूँ। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारे पास और कोई काम नहीं तो मुझे फॉलो क्यों कर रही हो? मुझे लगता है इस बार मैं उसे सरप्राइज करूंगा, पर वो बिल्कुल काम रहती है।
कौन किसे फॉलो कर रहा है? मैं मान चुका हूं कि मुझे कभी सीधा जवाब नहीं मिलेगा। मुझे पता है तुम मेरी चिंता करती हो, पर चौंक मुझे ये सब नहीं चाहता। ये क्या है? क्या मैं तुम्हारी पूरी दुनिया हूं? क्या तुम पूरी जिंदगी मेरी देखभाल करती रहोगी? वो मेरी आंखों में देखती है, उसके होंठ खुलते हैं फिर बंद हो जाते हैं। वो हल्की सांस छोड़कर मुस्कुराती है, अपनी कॉफी उठाती है और कुछ नहीं बोलती। तुम क्या कहने वाली थी? क्यों रुक गई? मुझसे बात करो। मेरा काम मेरा है और मैं तुम्हारे में इंटरफेयर नहीं करूंगी। खुद को इतना इंपॉर्टेंट मत समझो। ये बोलते वक्त उसकी आंखों में एक अजीब सी स्माइल होती है। मैं अचानक बहुत थक जाता हूँ। मैं कुछ नहीं बोलता, बस सर हिलाकर वहां से निकल जाता हूँ। घर वापस आकर मैं अपनी वाइफ या मॉम को कुछ नहीं बताता। चौंग्यो हमेशा ही इधर अपने आप में रहती है, सिर्फ खाने के टाइम बाहर आती है। मॉम डिनर बना रही होती है, मैं हेल्प करने जाता हूँ और मौका देखकर चौंग्यो को टॉपिक उठाता हूँ। मॉम, शायद मुझे चौंग्यो के लिए जॉब ढूंढनी चाहिए। वो पूरा दिन कुछ नहीं कर सकती। ये तुम्हें उससे बात करनी होगी, मुझे मत बोलो। और अगर वो नहीं चाहती तो छोड़ दो, उसके पास पैसे कमाने के अपने तरीके हैं। उसने सालों से मुझसे 1 युआन तक नहीं मांगा, उल्टा मुझे लगभग 50,000 दे चुकी है। ठीक है, मैं उससे खुद बात करूंगा, पर उसकी एज के सब लोग रिलेशनशिप में हैं। शायद तुम उसे थोड़ा पुश करो। तुम सही कह रहे हो, वो ग्रेजुएट हो चुकी है, हमेशा बच्ची की तरह नहीं रह सकती। अब उसे किसी को ढूंढना चाहिए। मॉम सांस भरती हैं। जब तुम दोनों सेटल हो जाओगे तब मैं आराम से सांस ले पाऊंगी। तो फिर ध्यान रखना मॉम। ये सोचकर मेरा मूड थोड़ा बेटर हो जाता है। अगर चौंग्यो किसी को पसंद करने लगे तो वो अपना सारा वक्त मुझे देखते हुए नहीं बिताएगी। उसे अपनी खुद की लाइफ चाहिए। डिनर के टाइम मॉम बार बार चंग्याओं की तरफ देख रही होती हैं। कुछ बोलने के लिए मुंह खोलती हैं, फिर रुक जाती हैं। मैं लगभग उसकी तरफ से बोलने ही वाला होता हूँ, तभी चाओ पहले बोल पड़ती है। मॉम, क्या आपको कुछ कहना है? चोंग्यू, क्या तुम्हें कोई पसंद है? जैसे ही ये लफ्ज़ मॉम के मुंह से निकलते हैं, मुझे महसूस होता है कि चोंग्यू के आसपास का टेम्परेचर एकदम गिर गया है। मेरा दिल डूब जाता है। इतना सिंपल सवाल उसे गुस्सा क्यों दिलाता है? मैं उसके फटने के लिए रेडी हो जाता हूँ, लेकिन वो अपने होठों पर एक मीठी सी स्माइल लाती है और मॉम की तरफ देखती है। कोई नहीं, मैं अभी शादी के बारे में नहीं सोच रही। प्लीज़ दोबारा मत पूछना। मेरी भौहें और सिकुड़ जाती हैं। उसके चेहरे पर स्माइल है, लेकिन उसकी आंखें बर्फ़ जैसी ठंडी हैं। वो गुस्से में है। अगर मॉम ने अभी बात नहीं रोकी तो चोंग्यो अपना गुस्सा दिखा देगी। शुक्र है मॉम ज़्यादा पुश नहीं करती। ठीक है, बस तुम खुश रहो। डिनर के बाद चोंग्यो अपने रूम में चली जाती है। मेरी वाइफ और मॉम टीवी के सामने बैठ जाती हैं। किसी को पता नहीं चलता। मैं चुपके से ऊपर चला जाता हूँ। चंग्या, मैं हूँ। मैं वेट करता हूँ, कोई जवाब नहीं। फिर अंदर से उसकी आवाज़ आती है, सीधी, दूरी वाली। क्या चाहिए? दरवाज़ा खोलो, सामने बैठकर बात करते हैं। लंबी खामोशी। जब मुझे लगता है वो इग्नोर करेगी, तब दरवाज़ा खुल जाता है। मैं यहाँ कम ही आता हूँ। हर बार ये रूम हेवी लगता है, बिल्कुल चोंगियों की तरह। यहाँ कुछ भी वार्म या कोजी नहीं, बिल्कुल नॉर्मल लड़कियों के रूम्स जैसा नहीं। सब कुछ ब्लैक एंड वाइट, न सॉफ्ट कलर्स न डेकोरेशन। चंग्या, क्या तुमने कभी प्रॉपर जॉब के बारे में सोचा? तुम अभी एक्चुअली किस पर जी रही हो? वो साइड में देखकर मुझे घुरती है, आंखें कांटों जैसी, जैसे सीधा चीर देगी। मैं कल शिफ्ट हुए हूँ। शिफ्ट? मैंने सिर्फ जॉब के बारे में पूछा था। मैंने कब कहा तुम घर छोड़ दो? घर छोड़ना, जॉब ढूंढना। जॉब के लिए घर छोड़ना पड़ता है। चोंगियो, क्या तुम्हें लगता है मैं तुमसे तंग आ गया हूँ? मेरी बात सुनो। क्या? आज रात मॉम और मैंने जो पूछा उसका कोई मतलब नहीं था। हम बस तुम्हारी चिंता करते हैं। मैं जल्दी जल्दी समझाता हूँ, पर वो रिएक्ट नहीं करती। मुझे पता है। वो धीरे से कहती है, बस लगता है वक्त आ गया है। किस चीज़ का वक्त? किसी को ढूंढने का, शादी करने का, बच्चा होने का। सब खुश हो जाएंगे ना? उसके मुंह से ये सुनकर मुझे खुशी नहीं होती। सांस लेना मुश्किल हो जाता है। बस एक गहरा, भारी दुख महसूस होता है। मुझे नहीं पता वो अंदर से क्या फील कर रही है, पर मुझे पता है वो इनमें से कुछ नहीं चाहती। कौन खुश होगा? तुम किसको खुश करने की कोशिश कर रही हो? मैं? हम दोनों चुप रहकर एक दूसरे को देखते रहते हैं। आज मुझे एक भी जवाब नहीं मिला, और फिर भी मैंने उसे अपसेट कर दिया। उसका मूड डिनर से ही खराब था। जब मॉम ने रिलेशनशिप की बात की, फिर मैं जॉब के बारे में आ गया, इसलिए सब बाहर आ गया। शायद वो बस उस मोमेंट में स्नैप कर गई। सॉरी, हमें ऐसा रिएक्ट नहीं करना चाहिए था। प्लीज़ गुस्सा मत हो। वो कुछ नहीं बोलती, वापस अपने काम में लग जाती है। मैं डेस्क पर नज़र डालता हूँ और एक ड्राफ्ट नोटबुक देख लेता हूँ। मैं उसे कैजुअली पलटने लगता हूँ और एक पेज पर रुक जाता हूँ, जैसे अभी भी जिंदा लोगों के बीच लिखा हो, ब्रश इंक में। क्या वो कैलीग्राफी प्रैक्टिस कर रही है? मैं पेज पलटता हूँ, जैसे दूर कहीं मृतकों की नदी की आवाज़ सुनाई दे रही हो। उम्मीद करता हूँ ये सफ़र बेकार ना हो। ये प्रैक्टिस नहीं है। हर लाइन सिर्फ एक बार लिखी है। मुश्किल से एक पेज भर रहा है। ये शब्द मेरी रीढ़ की हड्डी में ठंड क्यों डाल रहे हैं? ये सब क्या है? वो बस एक नज़र डालती है। सॉन्ग लिरिक्स। कौन सा गाना? क्या तुम्हें ये थोड़ा डिस्टर्बिंग नहीं लगता? वो जवाब नहीं देती। यहाँ और कुछ नहीं हो सकता। मैं उसके रूम से निकलकर तुरंत ऑनलाइन सर्च करता हूँ उन सो कॉल्ड लिरिक्स को। कोई रिजल्ट नहीं, एक भी गाना नहीं जिसमें ये वर्ड्स हों। उस रात मैं सो नहीं पाता।
जब भी आंखें बंद करता हूँ वो लफ्ज़ वापस आ जाते हैं, जैसे मृतकों की नदी सुन रहा हूँ। बेकार नहीं, जैसे अभी भी जिंदा लोगों में हूँ। मुझे लगता है ये सब वही है जो वो हमेशा से कहना चाहती थी। अगले दिन मैं डर के मारे फिर से सॉरी बोलता हूँ कि कहीं वो सच में चली ना जाए। वो हल्की सी स्माइल जैसा कुछ देती है पर कुछ नहीं बोलती। मुझे लगता है सब ठीक हो गया। लेकिन एक हफ्ते बाद डिनर के वक्त चोंग्यो जॉबस्टिक्स रख कर कहती है, मुझे जॉब मिल गई है, यहाँ से काफ़ी दूर है, मुझे ऑफिस के पास रहना पड़ेगा। एक शौक की लहर मुझे हिट करती है। क्या वो बदला ले रही है? टेबल पर खामोशी छा जाती है। मेरी वाइफ मुझे देखती है, फिर चोंग्यों को। उसकी आंखों में कंसर्न है। मॉम बोलती है, कैसा काम, कंपनी कहाँ पर है? चोंग्यो कामली कहती है, नॉर्मल ऑफिस जॉब, हफ्ते में 2 दिन छुट्टी, मुझे पसंद है, नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट सेंटर में है। थोड़ा पॉज, काफ़ी दूर है, मैं कल शिफ्ट हो रही हूँ। इतनी जल्दी? मॉम जल्दी से बोलती हैं, नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट सच में दूर है, पास में कुछ क्यों नहीं ढूंढ लेती? मैं हेल्प भी कर सकती हूँ। डिसीजन हो चुका है, मुझे रोकने की कोशिश मत करो। डिनर के बाद वो ऊपर पैकिंग करने चली जाती है। मेरी वाइफ हेल्प ऑफर करती है पर चोंग्यो मना कर देती है। बेचैन होकर मैं उसके रूम में जाता हूँ। वो अपना कंप्यूटर और ड्राइंग सप्लाइज केयरफुली पैक कर रही होती है। मेरी तरफ पेट करके कहती है, अब तुम्हें मेरी चिंता करने की ज़रूरत नहीं, मैं बड़ी हो गई हूँ, अपना ख्याल रख सकती हूँ। सॉरी, मेरा तुम्हें भेजने का कोई इरादा नहीं था, प्लीज़ ऐसा मत करो। वो मेरी तरफ देखती है, बिल्कुल काम। हमारे बीच खामोशी फैल जाती है। फिर वो हल्की सी हंसती है। मजाक और हार मान लेने के बीच की हंसी है, समझ नहीं आता क्या है। मुझे पता है, बस मुझे अपनी लाइफ चाहिए। इसका तुम सबसे कोई लेना देना नहीं, ज़्यादा मत सोचो। क्या तुम गुस्से में हो? वो मेरा हाथ हटा देती है, धीरे से कहती है, चोंगलो, मैं गुस्से में नहीं हूँ, खासकर तुमसे तो बिल्कुल नहीं। वो सच बोल रही है, मुझे यकीन है। और मुझे पता है अब कहने को कुछ नहीं बचा। अगर वो जाना चाहती है तो मैं उसे जाने दूंगा। मुझे नहीं पता मैं चोंग्यो के लिए क्या हूँ। उसके सामने खड़े होकर मुझे कभी उसका भाई महसूस नहीं होता, सच में नहीं। हर बार उसका सामना करते हुए एक दूरी महसूस होती है, बहुत बड़ी, जैसे सालों की दूरी एक साथ जमा हो गई हो। मैं उसे समझ नहीं पाता, मैं उसके करीब नहीं जा पाता, और वो हमेशा मुझे दूर ढकेलती रही है। हमारा खून एक है, फिर भी हम अजनबी लगते हैं। अगले दिन चोंग्यो बिना झिझक के घर छोड़ देती है। मैं और मेरी वाइफ दोनों काम पर होते हैं, इसलिए मॉम उसे विदाई देती हैं। नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट 3 घंटे दूर है। चोंग्यो प्रॉमिस करती है कि छुट्टी के दिन घर आएगी और इससे मॉम थोड़ा रिलैक्स हो जाती हैं। आने वाले दिनों में मैं चोंग्यो को कम और कम देखता हूँ और वो मुझे दूर से देखते हुए भी नहीं मिलती। वो अपनी वही लाइफ जी रही है जो वो चाहती थी। मुझे खुश होना चाहिए पर कुछ गलत लगता है, जैसे चोंग्यो मेरी लाइफ से धीरे धीरे गायब हो रही हो और मैं उसे रोक नहीं पा रहा। 1 साल बाद मेरी वाइफ हमारे बेटे को जन्म देती है। मुझे वो दिन बिल्कुल क्लियर याद है जब नर्स डिलीवरी रूम से बेबी को बाहर लेकर आई थी। चोंग याओ ने मेरे हाथों में बच्चे को देखा, फिर मॉम की तरफ मुड़कर पूछा, आप खुश हैं? ये सवाल मुझे पूछना चाहिए था। वो मॉम से क्यों पूछ रही थी, ये बात मुझे समझ ही नहीं आई। मॉम मुस्कुराई, खुश कैसे नहीं हो सकती, लेकिन 1-2 साल में जब तुम शादी करोगी तब और ज़्यादा खुश हो जाऊंगी। मतलब सीधा प्रेशर, बस थोड़ा सा छुपा हुआ। चोंग याओ ने कोई जवाब नहीं दिया, बस चुपचाप अपनी नज़र मेरे बेटे पर ले गई। 1 और साल बीत गया। चोंग याओ अब भी सिंगल है। मॉम बार बार पुश करती हैं और चोंग याओ हर बार वेग, आधा अधूरा जवाब दे देती है। बात कभी आगे बढ़ती ही नहीं। मॉम मुझसे कहती हैं कि मैं उसे समझाऊं, पर मैं हिम्मत नहीं करता। मुझे हमेशा से लगता रहा है कि चोंग याओ का घर छोड़ना मेरी वजह से था, क्योंकि मैंने उस पर जॉब का प्रेशर डाला था। नया साल आने वाला होता है, तब मॉम बीमार पड़ जाती हैं। चोंग याओ सीधा हॉस्पिटल शिफ्ट हो जाती है। दिन रात मॉम के पास रहती है। वो हमें बताती है कि उसने जॉब छोड़ दी है और मुझे और मेरी वाइफ को मॉम की इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। एक शाम ऑफिस से आने के बाद मैं यूजुअल तरह हॉस्पिटल जाता हूँ। वार्ड के बाहर ही होता हूँ कि अंदर से चोंग याओ की आवाज़ सुनाई देती है, चोंग याओ, मुझे नहीं लगता मैं ठीक हो पाऊंगी। मॉम की आवाज़ इतनी कमज़ोर होती है कि मेरी सांस रुक सी जाती है। मेरा मन करता है दरवाज़ा तोड़कर अंदर जाऊं और कहूं वो गलत हैं, पर मैं खुद को रोक लेता हूं। मैं सुनना चाहता हूं चोंग याओ क्या बोलेगी। मेरे दिमाग में वो हमेशा से ठंडी, डिटैच्ड रही है, जैसे लाइफ डेथ की बात भी उसे हिलाती नहीं। कुछ पल की खामोशी, फिर चोंग याओ की आवाज़, धीमी पर स्टेडी, क्या कोई चीज़ है जो आप छोड़ नहीं पा रही? मैं वहीं जम जाता हूँ। ये एक्सपेक्टेड नहीं था, वो इतनी काम है। ये कंट्रोल है या कुछ और ज़्यादा ठंडा? मैं तुम्हें छोड़ नहीं पा रही, तुम हमेशा अकेली रहती हो, मुझे डर लगता है। मैं ठीक हो जाऊंगी मॉम, चिंता मत करो। आपकी लाइफ बहुत मुश्किल रही है, कभी अपने लिए नहीं जी पाई। थोड़ा पॉज, फिर चोंग याओ की आवाज़ हल्की सी गिरती है, और मैं सेल्फिश रही हूँ। जो मैं चाहती थी वो कभी आप नहीं चाहती थी। सॉरी चोंग याओ, मैं दर्द में नहीं हूँ, मुझे बस डर है तुम्हें होगा। हर किसी को किसी की ज़रूरत होती है, तुम हमेशा अकेली नहीं रह सकती, ऐसी लाइफ नहीं होती। मॉम रो पड़ती हैं, मैं और नहीं सुन पाता, दरवाज़ा खोल देता हूँ।
मॉम, आपने खाना खाया? मैं अपनी आवाज़ संभालने की कोशिश करता हूँ। वो जल्दी से आंसू पोंछकर मुस्कुराती हैं। हाँ, खा लिया। तुम इतनी मेहनत करते हो, रोज़ आने की ज़रूरत नहीं। मैं बेड के पास बैठकर उनका हाथ पकड़ लेता हूँ जैसे कुछ पता ही ना हो। आपकी आंखें लाल हैं, क्या हुआ? अभी उठी हो नींद से, वो जल्दी बोल देती हैं। मैं चौंगियाओं की तरफ मुड़ता हूँ। कल मेरी छुट्टी है, मैं रात यहीं रुकूंगा, तुम घर जाओ और रेस्ट करो। चौंगियाओं बिना कुछ बोले सिर हिला देती है। जब वो जाने लगती है तो मॉम उसे देखते रहती हैं। आंखों में रोकने का मन है पर फिर भी धीरे से कहती हैं, जाओ, तुम्हारा भाई यहाँ है, काफ़ी है। मैं मॉम का हाथ पकड़कर कहता हूँ, आप आराम करो, अब जल्दी ठीक हो जाओगी। वो सिर हिलाती हैं, आंखों के कोने से आंसू निकलते हैं। चौंगियाओं कुछ देर तक मॉम को देखती रहती है, हल्की सी मुस्कान, फिर मुड़कर चल देती है, एक बार भी पीछे नहीं देखती। मॉम मुझसे मुंह मोड़कर लेट जाती हैं। मुझे पता है वो रो रही हैं। मैं बस बार बार कहता रहता हूँ, डॉक्टर ने कहा है आपको काम रहना है, आप ठीक हो जाओगी। काफ़ी देर बाद वो शांत होती हैं, फिर कहती हैं, अगर मैं एक दिन चली गई को चौंगियाओं का सहारा तुम ही होगे, उसका ख्याल रखना, उसे हर्ट मत होने देना। मैं महसूस करता हूँ वो आंसू रोक रही हैं। इस बार मैं नहीं रोक पाता। जब मॉम एडमिट हुई थी तभी डॉक्टर्स ने कह दिया था कि उनके पास ज़्यादा वक्त नहीं है, पर मैं तब से इग्नोर कर रहा हूँ। मैं चौंगियाओं की तरह काम नहीं रह सकता। मॉम मुझे संभालने के लिए हाथ उठाती हैं। मत रो, चौंगियाओं ने कहा, जन्म, बुढ़ापा, बीमारी, मौत सब नेचुरल है, हमें शांति से एक्सेप्ट करना चाहिए। उसे कुछ नहीं पता, आप नहीं मरने वाली, मैं कह देता हूँ। चौंगियाओं की ठंडी लॉजिक, पागल बच्चा, सबको एक दिन मरना होता है, मत रो। पर मैं रुक नहीं पाता। मैं मॉम का हाथ पकड़कर बार बार कहता रहता हूँ, आप नहीं मरने वाली। मॉम, दादी, मेरी वाइफ की आवाज़ और मेरे बेटे की। मैं मुड़ता हूँ। चौंगियाओं घर जाकर उन दोनों को ले आई है। वो दरवाजे पर खड़ी है, एक्सप्रेशनलेस, चुपचाप मुझे देख रही है। चौंगियाओ, मॉम धीरे से कहती हैं, इतनी दूर क्यों खड़ी हो? चौंगियाओं की नज़र मॉम पर टिकती है और धीरे धीरे एक मुस्कान उभरने लगती है। लगभग 2 मिनट बाद वो अंदर आती है। मैं और मेरी वाइफ रो रहे हैं, चौंगियाओं मुस्कुरा रही है। कॉन्ट्रास्ट इतना तीखा है कि चुभ रहा है। वो पूरे टाइम चुप रहती है, बस मॉम को देखते रहती है उसी शांत मुस्कान के साथ। मॉम उसका हाथ पकड़ लेती हैं, आंसू और मुस्कान एक साथ। तुम हमेशा से कुछ अंदर दबाए हुए थी जो तुमने कभी मुझे नहीं बताया, पर अब लगता है तुमने उसे छोड़ दिया है। मुस्कुराती है। हाँ, मैंने छोड़ दिया, मैं वापस नहीं आऊंगी। छोड़ दिया ये समझ आता है, पर वापस नहीं आऊंगी का क्या मतलब? अच्छा है, मॉम धीरे से कहती हैं, अच्छा है, वापस मत आना। वो आंखें बंद कर लेती हैं, सांस रुक जाती है। मुझे समझ नहीं आता वो लफ्ज़ क्या थे, पर मॉम समझ गई थीं। इस बार मैं सुनता हूँ, चौंगियाओं की आवाज़ में हल्का सा कंपन। उसका हमेशा वाला कंट्रोल टूट जाता है। वो मॉम पर गिरकर फूट फूट कर रोती है, बार बार वही लफ्ज़ बोलती है। मैं नहीं समझ पाता, पूछने का वक्त भी नहीं होता। उस रात मैं पहली बार चौंगियाओं को टूटते देखता हूँ, बेकाबू रोती हुई, बार बार एक ही बात, मैं वापस नहीं आऊँगी। अगले दिन सुबह तक वो फिर से कंपोज्ड होती है। मॉम के फ्यूनरल तक मैं उसे एक आंसू बहाते नहीं देखता। फ्यूनरल के बाद फाइनली मुझे चौंगियाओं से अकेले बात करने का मौका मिलता है। चौंगियाओ, तुम बार बार कहती हो मैं वापस नहीं आऊंगी, इसका क्या मतलब है? पूछते ही मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। मुझे फील होता है वो जा रही है, मर नहीं रही, मेरी लाइफ से गायब हो रही है। वो हमेशा से एक राज रही है, मैं उसे कभी समझ नहीं पाया। इसका मतलब वही है जो सुनाई देता है। वो सीधे कहती है, तुम रो क्यों रहे हो? उसका सवाल भी ठंडा है, तुम कहाँ से आई हो? फ्यूचर से? टाइम ट्रैवल किया या रीबॉर्न हुई हो? वो मुझे देखती रहती है, चुप, जैसे फिर कुछ नहीं बोलेगी, पर वो खामोशी ही सब कुछ बता देती है। मेरा गैस सही है, तुम सिर्फ मुझे बचाने के लिए आई थी ना? किसी और टाइमलाइन में क्या मैं पहले ही मर चुका हूँ? मैं उसकी आंखों में कोई रिएक्शन ढूंढता हूँ। कुछ भी नहीं है। वो बिल्कुल ठंडी है। उसके हर जेस्चर में एक ऐसी दूरी है जो छू भी नहीं सकते, समझ भी नहीं सकते। चोंगलू, सच का कोई मतलब नहीं, पूछना बंद करो। ये कहकर वो मुड़ने लगती है, लेकिन मैं उसका हाथ पकड़ लेता हूँ। पैनिक इतना बढ़ जाता है कि सांस लेना मुश्किल हो जाता है। अगर तुम मना नहीं कर रही तो मैं सही हूं ना, तुम जा रही हो। वो कुछ नहीं कहती। मुझे कब वो मेरी लाइफ में आई पता नहीं, कब चली जाएगी वो भी नहीं। बस इतना पता है कि वो बहुत टाइम से थी और अब लग रहा है उसके पास वक्त खत्म हो रहा है। मैं हमेशा यहीं रहूंगी, उदास मत हो, छोड़ दो, ज्यादा मत सोचो। अब तुम्हारी वाइफ और शाओलैन तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारा काम सही चल रहा है, तुम्हारा फैमिली कंप्लीट है, बस इतना काफी है, ये अच्छा है। ये बोलते वक्त उसकी आवाज बदल जाती है। वो ठंडी टोन गायब, उसकी जगह एक हल्का सा वार्मथ, एक मुस्कान। लेकिन मेरे अंदर सब कुछ जम जाता है, ये अलविदा है। चौंगिया, क्या ये जरूरी है? मेरी आवाज टूट जाती है। शायद मैं अब बिल्कुल बिखर चुका हूं।
बचपन में उसकी चिपकने वाली आदत मुझे घुटन देती थी, बड़े होके उसकी ठंडी नेचर इरिटेट करती थी। शादी तक मैं बस उससे दूर होना चाहता था, और अब जब वो सच में जा रही है, मैं टूट रहा हूं। चौंग्याओ आगे बढ़कर मुझे हक करती है। ठीक है, मैं नहीं जाऊंगी। उसके बाद वो घर पर ही रहती है, ज़्यादातर अपने रूम में, कभी कंप्यूटर पर टाइप करती हुई मिलती है, कभी नोटबुक में झुकी हुई। आधा साल ऐसे ही निकल जाता है। धीरे धीरे मेरे दिल का बोझ हल्का होने लगता है। इन 6 महीनों में मैं हर सुबह इस डर के साथ उठा कि कहीं वो गायब ना हो जाए, लेकिन लगने लगता है कि मैं बेकार डर रहा था, और जैसे ही मैं रिलैक्स्ड होता हूँ वही होता है। मैं काम पर होता हूँ और चौंग्याओ मेरी वाइफ को अलविदा बोलकर चुपचाप शहर छोड़ देती है। घर आके जैसे ही ये सुनता हूँ, सिर्फ एक ही बात दिमाग में आती है, इस बार वो सच में जा रही है। मैं तुरंत कॉल करता हूँ। किस्मत से वो उठाती है। कहाँ हो तुम? अकेली क्यों गई? मुझे बताया क्यों नहीं? उसकी आवाज़ वही यूजुअल काम। थोड़े रेस्टलेस फील हो रहा था, बाहर जाना था, तुम बिजी थे, डिस्टर्ब नहीं करना चाहा। ये बहाना है, तुम हमेशा के लिए जा रही हो। मुझे फील हो रहा है तुम वापस नहीं आओगी ना, जैसे तुमने मॉम को बोला था। फ़ोन की दूसरी तरफ खामोशी। मैं उसका वही एक्सप्रेशनलेस फेस इमेजिन कर सकता हूँ। मैं रुकता नहीं। क्या सच में जाना ज़रूरी है? क्या मैं इतना बुरा हूं तुम्हारे लिए? फेस टू फेस गुड बाय भी नहीं बोल सकती? आंसू अपने आप आ जाते हैं। मैं हाथ से चेहरा छुपा लेता हूं। हम फैमिली नहीं है? फिर क्यों लगता है मैं तुम्हारे लिए अजनबी हूं? फिर खामोशी। मैं हल्की सी कड़वी हंसी छोड़ देता हूं। ठीक है, मैं ही बेकार हूं शायद। अब तो एक वर्ड भी नहीं बोलोगी। जैसे ही मैं बोलना खत्म करता हूं, एक हल्की सी सांस की आवाज़, फिर उसकी आवाज़, दूरी भरी, कंट्रोल में। तुम अच्छे इंसान हो, प्रॉब्लम मेरी है, तुम्हारी नहीं। खुद को ब्लेम मत करो। तुम मुझ पर कुछ भी नहीं रखते और मैं तुम पर कुछ भी नहीं रखते। अब मेरे साथ जो भी होगा उसकी चिंता मत करो। मैं सर ऊपर करता हूं, आंसू रोकने की कोशिश करता हूं। ये फाइनल गुड बाय है। चाओ, उस दूसरी टाइमलाइन में जहां मैं नहीं था, क्या तुम खुश थी? काफ़ी, वो कहती है। क्या तुम मुझे याद रखोगी? थोड़ा पॉज। जैसे एक सपना, जो पूरा सपना भी नहीं, सच भी पर पूरा सच नहीं। चोंगलू, ये तुम्हारी उम्मीद है या मेरी जिद जो छोड़ नहीं पा रही? जो भी हो, मुझे ढूंढने मत आना। ये अलविदा है। अपना ख्याल रखना। कॉल कट। मैं तुरंत दोबारा कॉल करता हूँ। लाइन डेड। और बस चौंग्याओ चली गई। कोई उसे ढूंढ नहीं पाता। फ़ोन बंद, लोकेशन ट्रेस नहीं होती। सबको लगता है वो मिसिंग है। सिर्फ मुझे सच पता है, वो वापस चली गई उस दुनिया में जहाँ वो बिलोंग करती थी। मुझे संभलने में 1 महीना लग जाता है। फिर मैं उसके रूम का दरवाज़ा खोलता हूँ। शायद कुछ छोड़ गई हो मेरे लिए, कुछ भी। मैं उसकी कुर्सी पर बैठता हूँ। डेस्क बिल्कुल साफ है, जैसे जानबूझकर सब क्लियर किया हो। मैं पास वाली नोटबुक उठाता हूँ। पहले पेज पर बस सर्कल्स है, बार बार बेचैनी भरी लाइंस। दूसरा पेज खोलता हूँ और मेरी भौएं में तनाव आ जाता है। जैसे अभी भी जिंदा हूँ। ये लाइन पूरे पेज पर लिखी है, बार बार, हर इंच भरा हुआ। हर स्ट्रोक में दर्द महसूस होता है। वो शांत लड़की जिसे मैं जानता था, वो चुपचाप इतना सफ़र कर रही थी। मैं दिल दबाकर आगे बढ़ता हूँ। ज़्यादा लिखा नहीं है, पर हर पेज इंक से दबा हुआ है। बीच बीच में कुछ लाइंस उभर कर आती हैं, जैसे अभी भी जिंदा हूँ, दूर से मौत की नदी की गरज सुन रहा हूँ। उम्मीद है ये सफ़र बेकार नहीं होगा। जो मैं चाहता था वो उसने कभी नहीं चाहा। जो वो चाहती थी वो मैं कभी दे नहीं पाया। अब जिंदा लोगों में नहीं, मैं छोड़ नहीं पा रहा। मैं वापस नहीं आऊँगी। बस इतने टुकड़े हैं, मैं उन्हें जोड़ता हूँ जैसे मैं पहले से समझ रहा था। शायद उस दुनिया में जहाँ से चौंग्याओ आई, वहाँ उसने और मॉम ने मेरी डेथ को अलग तरह से देखा। वो छोड़ नहीं पाई, इसलिए वापस आई मुझे बचाने के लिए। वो यहाँ रहकर भी खुद को जिंदा महसूस करती रही, लेकिन अंदर ही अंदर उसे मौत की नदी की आवाज़ सुनाई देती रही। वो सिर्फ एक पर्पस के साथ आई थी, मुझे बचाने के लिए, चाहे कुछ भी हो। लेकिन ये साल उसके लिए दर्द से भरे थे, इतने कि ये दुनिया उसके लिए जिंदा लोगों की दुनिया नहीं रही। और उसने डिसीजन ले लिया, चाहे कितना भी मुश्किल हो, जब वो वापस जाएगी वो दोबारा नहीं आएगी। मैं डेस्क पर बैठकर रोता रहता हूँ। पता नहीं कितना वक्त गुजर जाता है। फिर धीरे धीरे आंसू रुकते हैं। मैं बाकी बुक्स चेक करता हूँ, सब नॉर्मल नॉवेल्स, कुछ भी अलग नहीं। क्या वो सच में मेरे लिए कुछ नहीं छोड़ कर गई? मैं उसका कंप्यूटर ऑन करता हूँ। एक्सपेक्ट करता हूँ लॉक्ड होगा, पर बिना पासवर्ड के ओपन हो जाता है। डेस्कटॉप बिल्कुल खाली, सिर्फ एक अननोन प्रोग्राम। मैं सर्च करता हूँ, राइटिंग ऐप है। राइटिंग? वो इतने टाइम से क्या लिख रही थी? क्या उसके वर्ड्स में वो सब आंसर्स थे जो मुझे कभी नहीं मिले? लेकिन देर हो चुकी है, उसका अकाउंट डिलीट हो चुका है। मैं कंप्यूटर के हर बैकअप फाइल चेक करता हूँ। कुछ भी नहीं, सब बिल्कुल साफ कर दिया गया है, जैसे वो जानबूझकर एक भी निशान छोड़ना नहीं चाहती थी। एक पल के इम्पल्स में मैं उसका नाम ऑनलाइन सर्च करता हूँ, कुछ नहीं मिलता। खुद पर ही हल्की सी हंसी आती है। अगर वो लिखती भी होती तो अपना असली नाम कभी यूज़ नहीं करती।
मैं बुक शेल्फ को काफ़ी देर तक खंगालता हूँ और फाइनली एक बिल्कुल ऑर्डिनरी सी किताब के अंदर मुझे एक पेज मिलता है। उस पे सिर्फ 3 कैरेक्टर्स लिखे हैं, जू रैन। उसकी हैंडराइटिंग देखते ही दिल तेज धड़कने लगता है। डर और उम्मीद दोनों एक साथ। मैं तुरंत कंप्यूटर पर वापस जाता हूँ और ये नाम सर्च करता हूँ। रिजल्ट्स आते हैं। सबसे पहला एक क्रिएटिव राइटिंग प्लेटफॉर्म। मैं क्लिक करता हूँ, जू डू रैन वहाँ एक रजिस्टर्ड ऑथर है। मुझे तुरंत समझ आ जाता है, ये वही है। प्रोफाइल पिक्चर वही पुरानी वाली जो वो हर जगह यूज़ करती थी। उसके पेज पर सिर्फ एक कॉलम है, ऑब्सेशन अनब्रोकन, और उसके अंदर एक ही नॉवल, 1 मिलियन वर्ड्स से ज़्यादा। टाइटल, वन लास्ट सेव। दिल एकदम नीचे गिर जाता है। एक अजीब सा डर उभरने लगता है। वन लास्ट सेव, इसका मतलब क्या है? मैं समरी पढ़ता हूँ, सिर्फ कुछ लाइंस। मैं सब कुछ दे दूंगी उसे सेफ रखने के लिए, चाहे जिंदा लोगों में हूँ या अंडरवर्ल्ड में, कोई फर्क नहीं, कोई पछतावा नहीं। आज मैं बहुत रो चुका हूँ, आंखें जल रही हैं, रिव्यूज़ पढ़ने की हिम्मत नहीं होती। कांपते हाथों से मैं फर्स्ट चैप्टर खोलता हूँ। द एंड इज़ द बिगिनिंग। कहानी फर्स्ट पर्सन में है और शुरू होती है। शायद मैं मर चुकी हूँ या कुछ ऐसा ही। मुझे नहीं पता ये सब रियल है या मेरा दिमाग बना रहा है। अब पीछे मुड़कर देखती हूँ तो मेरी जिंदगी धुंधली लगती है। 30 साल, 3 हिस्सों में टूटे हुए। पहले 10 बिना दुनिया समझे गुजरे, बीच के 10 में मेहनत और चुप सी उम्मीद, और लास्ट के 10 कड़वाहट से भरे। अगर मेरा भाई जिंदा होता तो शायद मैं कुछ और होती। वो मॉम की हर उम्मीद था। उसके मरने के बाद मैं ही उसका सहारा बन गई। उसने सब कुछ मुझे बड़ा करने में डाल दिया। मैं खुश थी, वो मेरी जिंदगी का सबसे खुश टाइम था। 10 से 20 तक मैं पढ़ाई में लगी रही। सपना था एक दिन मॉम को इतनी मेहनत ना करनी पड़े। इन 10 सालों में वो बार बार कहती थीं, बस पढ़ाई पर ध्यान दो, प्यार व्यार में मत पड़ना। मैं हर बार हाँ करती। मैंने उससे ये भी बोला, चिंता मत करो, मैं कभी शादी नहीं करूँगी। तब वो हंस देती थीं। जब तक मैं फोकस में थी वो खुश थीं। मैं इतनी नाइव थी कि मुझे लगा वो हमेशा ऐसे ही रहेंगी, कि उसे कभी प्रॉब्लम नहीं होगी अगर मैं शादी ना करूं। 21 में ग्रेजुएट हुई, वॉइस एक्ट्रेस बनी, इनकम अच्छी थी, मॉम को कंफर्टेबल लाइफ दे सकती थी। पहले साल मॉम ने मजाक में बोला, अब तुम्हारी शादी की एज है, कोई पसंद है? मुझे समझ नहीं आया। वो तो हमेशा मेरी चॉइस सपोर्ट करती थी, अब क्यों बदल गईं? मैंने फिर से बोला, मैं शादी नहीं करूंगी, कभी नहीं। वो बस मुस्कुराकर बात खत्म कर देती है। दूसरे साल वो कहती हैं, जल्दी किसी को ढूंढो, तुम मेरी अकेली बेटी हो, शादी क्यों नहीं करोगी? अब बड़ी हो गई हो, इतनी जिद्दी मत बनो। तब मुझे समझ आया, जो लाइफ हम जी रहे थे मॉम की असली चाह नहीं थी। वो चाहती थी मैं फैमिली लाइन कंटिन्यू करूं। पता नहीं क्यों मैं हंसता हुआ रो रही थी, फिर भी मैंने मना नहीं किया। मैंने कहा, हर कोई अलग जीता है, मेरी लाइफ ठीक है, मुझे शादी की ज़रूरत नहीं। अगर तुम शादी नहीं करोगी तो हमारी फैमिली लाइन खत्म हो जाएगी, लोग मेरी बातें करेंगे ज़िंदगी भर। मैं चुप हो गई। 2 लोग जो दुनिया को अलग नज़र से देखते हैं, उनके बीच कोई जवाब काम नहीं करता। तीसरे साल, वो लड़का जो तुमसे मिलने आया था परफेक्ट था, मना क्यों किया? अब वो किसी और के साथ है, तुमने चांस खो दिया। मैं बोलना चाहती थी पर कुछ निकला नहीं। समझ नहीं आता, मेरी लाइफ अच्छी थी, फिर वो क्यों नहीं छोड़ पा रही थी? उसने कभी नहीं पूछा मैं शादी क्यों नहीं करना चाहती, सिर्फ कब। उसकी दुनिया में शादी एक डिफ़ॉल्ट थी। सही एज पर लड़की को शादी करनी चाहिए, बच्चे होने चाहिए, वही कंप्लीट लाइफ थी उसके लिए। उसकी सोच और मेरी सोच बिल्कुल अलग थी। मैं बस उसके साथ शांति से रहना चाहती थी, उससे कभी पैसे या खाने की चिंता ना हो, मेरे लिए वही काफ़ी था। लेकिन जो मैं चाहती थी वो कभी नहीं चाहती थी, और जो वो चाहती थी वो मैं कभी दे नहीं सकती थी। कितना अजीब, कितना बेकार। मॉम गलत नहीं थी, वो बस एक नॉर्मल माँ की तरह सोच रही थी। शायद गलत मैं थी, मेरे अंदर शायद किसी को उस तरह प्यार करने की कैपेसिटी ही नहीं थी। मेरी पूरी ज़िंदगी में सिर्फ एक इंसान जिसके साथ मैं रहना चाहती थी वो मॉम थी। शायद मेरे अंदर कुछ टूट चुका है। यहाँ तक पढ़ते हुए मैं अपने आंसू रोक नहीं पाता। वो झूठ बोल रही थीं। चोंग याओ ने झूठ बोला था। उस दूसरी दुनिया में वो बिल्कुल ठीक नहीं थीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं आंखें पोंछकर आगे बढ़ता हूँ। चौथा साल, अगर तुम शादी नहीं करोगी तो मैं चैन से मर नहीं पाऊंगी। मैंने ज़िंदगी भर क्या किया फिर? मैं बस चाहती हूँ तुम्हारी भी एक प्रॉपर फैमिली हो, लोग तुम्हें नीचा ना देखें। मुझे पता था कुछ कहने का फ़ायदा नहीं, हम बहुत अलग थे। मेरी खामोशी ने उसे और पुश किया, क्यों कुछ नहीं बोलती? क्या तुम चाहती हो मैं अधूरा मरूं? चौंक जाओ, शादी कर लो, इतनी सेल्फिश मत बनो। फिर कहने को कुछ बचा नहीं। ठीक है, शायद ये मेरी किस्मत है, लड़ना बेकार है, जो तुम चाहो कर लो, मुझे फ़र्क नहीं, बस तुम खुश रहना।
ये मैं गुस्से में नहीं बोल रही थी, बस थक गई थी। वैसे भी मुझे लगा मैं ज़्यादा जीने वाली नहीं हूँ। 5वें साल मॉम ने एक लड़का ढूंढा, मुझसे 3 साल बड़ा। बोला परफेक्ट मैच है, सिर्फ मेरी हाँ चाहिए। मैं उससे मिली और सीधा बोला, गोमिंग, सीधा बोलती हूँ, मेरे लिए शादी सिर्फ कॉम्प्रोमाइज़ है। डिवोटेड वाइफ एक्सपेक्ट मत करना, तुम अपना करो, मैं अपना, ठीक है? गोमिंग हल्का सा हंसा। मुझे मंजूर है, मैं भी कॉम्प्रोमाइज़ ही कर रहा हूँ। तब समझ आया वो भी मेरी तरह ही फंसा हुआ है। कम से कम गिल्ट नहीं होगा। 1 महीने बाद शादी हो गई। मैं 25 की थी और उस मोमेंट मुझे लगा मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई। अब मैं नहीं रही। मुझे लगा शादी के बाद मॉम खुश हो जाएगी, पर मैं गलत थी। 6ठा साल मॉम फिर साय कर रही थी। मैंने पूछा क्या हुआ? सबके पास ग्रैंड चाइल्ड है, मेरे पास कुछ नहीं। अभी बच्चा कर लो, मैं हेल्प कर दूंगी, मैं तुम्हारे लिए कह रही हूँ। मैं चुप रही, बस उसे देखती रही और पहली बार समझा, इंसान की चाह कभी ख़त्म नहीं होती। लोग अपनी डिमांड्स को केयर के नाम में लपेटकर तुम्हें धीरे धीरे उस रास्ते पर ढकेल देते हैं जहां तुम जाना ही नहीं चाहते। मैंने सोचा मेरी खामोशी उसे रोक देगी, पर प्रेशर और बढ़ गया, गोमिंग पर भी, उसकी फैमिली से। आखिर में हम दोनों समझ गए, शादी के बाद हम सिर्फ नाम के कपल थे। बाहर से परफेक्ट, अंदर से 2 अजनबी। एक ही घर में, दोनों तरफ के प्रेशर के नीचे हम हार गए। क्या तुम जानते हो, जब बच्चा पैदा करने के लिए भी मेडिसिन्स लेनी पड़ती हैं, तब क्या फील होता है? हम दोनों जिंदा लाश बन चुके थे, पुरानी ट्रेडिशंस के बोझ के नीचे, सांस लेते हुए भी खाली। 7वें साल मैं 27 साल की थी। मैंने एक बेटी को जन्म दिया। मुझे लगा अब तो मॉम खुश हो जाएगी, पर फिर भी गलत थी। 1 साल बाद अब एक बेटा ट्राई करो। मुझे पता था उसके अंदर ये सोच हमेशा थी, बेटी कभी बेटा के बराबर नहीं थी उसके लिए। पर इस बार मैंने मना कर दिया। अपनी लाइफ में पहले ही छोड़ चुकी थी, पर किसी और के लिए फैसला नहीं कर सकती। एक बच्चा मैं बिना तैयार हुए ला चुकी थी, दूसरी बार नहीं। मैं किसी और जिंदगी की जिम्मेदारी उठाने के लिए बना ही नहीं था, और यहीं से उसका रिफ्यूज़ल सिर्फ जिद नहीं बल्कि एक क्लियर बाउंड्री बन जाता है। इसलिए मैं बार बार मना करता रहा, चाहे मॉम को मुझसे कितनी भी नफरत हो गई हो, मैं कभी नहीं हिला। फिर 2 साल बाद मॉम बीमार पड़ गईं, और उस वक्त मुझे समझ आ गया था कि वो मुझे छोड़कर जा रही हैं। मैं हर दिन उनके पास बैठता था और वो हर दिन मुझसे बात करती थीं। मैं बुढ़ी हो गई हूँ, मैं मर रही हूँ, मुझे पता है मैं ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाऊंगी, फिर भी मैं जा नहीं पा रही, मैं छोड़ नहीं पा रही। यहाँ उनका लेट गो सिर्फ मौत का नहीं बल्कि अपने डर और मेरे फ्यूचर का है। मैं उनका हाथ पकड़ के पूछता हूँ, क्या छोड़ नहीं पा रही? वो कहती हैं बहुत कुछ, पर सबसे ज़्यादा तुम्हें। मैं तुरंत कहता हूँ, मैं ठीक रहूँगा, मैं बच्चा नहीं हूँ, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। लेकिन उनका डर और गहरा है। मुझे डर है तुम्हारे पास बुढ़ापे में कोई बेटा नहीं होगा जो तुम्हारा ख्याल रखे। बिना उसके लोग तुम्हें दबा देंगे। जो बेइज्जती मैंने झेली है, मैं तुम्हारे लिए नहीं चाहती। मैं बोलना चाहता हूं पर कुछ निकलता ही नहीं। वो हमेशा मेरे बारे में सोचती रहीं, और शायद इसीलिए उनकी ज़िंदगी इतनी थकी हुई थी। और यहाँ नैरेटर समझने लगता है कि शायद प्रॉब्लम मॉम नहीं बल्कि उसकी अपनी इनएबिलिटी थी। अगर मैं नॉर्मल होता, प्यार कर पाता, तो शायद उन्हें इतना सफ़र नहीं करना पड़ता। पर सच ये है कि मैं अंदर से पहले ही टूट चुका था। फिर भी मैं उन्हें ब्लेम नहीं करता। वो एक अच्छी माँ थी, उनकी सोच वही थी जो सोसाइटी ने उन्हें सिखाई थी। शादी करो, बच्चे पैदा करो, बेटा हो तो वंश चले। उनकी गलती सिर्फ इतनी थी कि उन्हें कभी ये समझाया ही नहीं गया कि इमोशंस को दबाने का रिजल्ट क्या होता है। जब बचपन से इंसान अपनी फीलिंग्स को बंद कर देता है, तो बदले में वो किसी से प्यार करने की कैपेसिटी ही खो देता है। मॉम मर गईं, और वो शांति से नहीं गईं, क्योंकि उन्हें वो चीज़ कभी नहीं मिली जो वो सबसे ज़्यादा चाहती थी। उसके बाद का 1 महीना कैसे गुजरा मुझे खुद नहीं पता, पर जब मैं फाइनली होश में आया और उनकी फ़ोटो देखी, तब सब एक साथ टूट गया। जिस इंसान के साथ मैं पूरी ज़िंदगी रहना चाहता था, वो चली गई थी। मैं पूरी तरह बिखर गया। आंसू रुक ही नहीं रहे थे। चेस्ट इतना दर्द कर रहा था कि सांस लेना मुश्किल हो गया। मैं कई बार बेहोश भी हुआ। यहाँ नैरेटर रीडिंग स्टॉप कर देता है, क्योंकि अब वो सिर्फ पढ़ नहीं रहा, फील कर रहा है। मैं और नहीं पढ़ पाता। माउस जोर से बंद करता हूँ, पेज क्लोज करता हूँ। मैं कभी अपने आप को इमोशनल नहीं मानता था, पर आज चोंग याओ की वर्ड्स पढ़ के मैं हर एक चीज़ फील कर रहा हूँ जो उसने फील की। मैं झुक जाता हूँ, हाथ से अपनी चेस्ट दबा के सांस लेने की कोशिश करता हूँ। हर सांस दर्द बनकर वापस आती है। आई एम सॉरी, मैं हवा में बोलता हूँ। अब मुझे समझ आ गया, जिस दिन मेरी वाइफ ने मेरे बेटे को जन्म दिया था, चोंग याओ ने मॉम से क्यों पूछा था, आप खुश हो? क्योंकि वो जानती थी कि बेटा वाली सोच मॉम के अंदर गहरी तरह बैठी हुई थी। वो कभी पूरी तरह खत्म नहीं होती। उस दुनिया में जहां मैं मर चुका था, मॉम ने अपना सारा डर चोंग याओ पर डाल दिया था। नो लव, नो रिलेशनशिप।
और चोंग याओ ने पूरी जिंदगी मॉम को ही अपना सब कुछ बना लिया। उसकी दुनिया छोटी थी, सिर्फ 2 लोगों की, और इतने सालों बाद वो वॉल्स टूट नहीं सकती थी। पर मॉम को कभी समझ ही नहीं आया कि उसने क्या कर दिया। जैसे ही चोंग याओ ग्रेजुएट हुई, मॉम ने शादी के लिए पुश करना शुरू कर दिया। उनके लिए ये नॉर्मल था, पर चोंग याओ के लिए ये एक अनएक्सपेक्टेड ब्लो था। और जो चीज़ उसे तोड़ गई वो थी बच्चा पैदा करने की जिद। उस रात मैं वापस कंप्यूटर पर बैठता हूँ और पढ़ना शुरू करता हूँ। मैं बार बार टूट रहा हूँ और जब तक खत्म होता है सुबह हो चुकी होती है। चोंग याओ मॉम के जाने के 1 साल बाद ही मर गई थी और फिर उसके रीबर्थ्स शुरू हुए, एक के बाद एक, बिना रुके। पहली बार वो वापस गई जब मैं 6 साल का था, समर में, जहां मुझे डूबना था पर उसने मुझे बचा लिया। पर मैं फिर भी मरने के लिए डिस्टाइंड था। ऑटम में मैं कुआं में गिर के मर गया। फिर वो 1 महीने पहले वापस गई और फिर बचाया। पर मौत को कितनी बार डॉज किया जा सकता है। विंटर में मैं फिर मर गया और ये साइकिल चलता रहा हनीमून तक, जहां हम दोनों समंदर में डूबने वाले थे। वो उसका लास्ट रीबर्थ था। अब समझ आता है वो हर बार सही वक्त पर क्यों आती थी। उसने मेरी हर डेथ देखी थी, इतनी बार कि वो नम हो गई थी। इसलिए वो मुझे ऐसे देखती थी जैसे मैं ऑलरेडी मर चुका हूं। पर फिर भी एक ही थॉट उसे बार बार वापस लाता रहा, इसे एक बार और बचा लूं, बार बार, जब तक काउंट भी खत्म हो गया। उसने सब कुछ दे दिया मुझे जिंदा रखने के लिए, मॉम के लिए। बुक के एंड में वो लिखती है, आज 12 दिसंबर 2019 है। लगता है मॉम को गए बहुत टाइम हो गया। समंदर वाले इंसिडेंट के बाद से वो सेफ है। शायद मेरे रीबर्थ्स खत्म हो गए। अब मॉम नहीं है तो उसके रास्ते में इंटरफेयर करने का कोई रीज़न नहीं। जब मैं जाऊंगी तो अंडरवर्ल्ड के सबसे गहरे हिस्से में जाऊंगी। जो भी वहां होगा एक्सेप्ट कर लूंगी, क्योंकि ये जिंदगी भी तो एक खोखला शेल थी, पुराने रूल्स के नीचे दबी हुई, जो मेरे जैसे इंसान के लिए बने ही नहीं थे। मॉम गलत नहीं थी, घूमिंग भी नहीं, गलत सिर्फ मैं थी। मैंने प्यार करने की एबिलिटी खो दी। मैं अपनी छोटी दुनिया में बंद हो गई, बाहर निकल नहीं पाई। जो मैं चाहती थी वो कभी उसने नहीं चाहा, और जो वो चाहती थी मैं कभी दे नहीं पाई। कितनी बदकिस्मती है, इतनी रीबर्थ्स के बाद भी मैं मॉम को वो एंडिंग नहीं दे पाई। पर कम से कम उसने उसे बड़ा होते, शादी करते, बच्चा पैदा करते देखा। शायद ये काफ़ी है। मैं छोड़ चुकी हूँ, मैं वापस नहीं आऊँगी। इतनी बार लौटने के बाद अब प्राइज़ देने का टाइम आ गया है। मेरी दुनिया जिंदा लोगों जैसी कभी नहीं थी। दुआ है तुम्हारी दुनिया रोशनी, गर्मी और हंसी से भरी हो। मैं लैपटॉप बंद करता हूँ, मेरी गाल ठंडी हो चुकी है। मैं खिड़की की तरफ देखता हूँ, सुबह की रोशनी आ रही है। मैं धीरे से कहता हूँ, थैंक यू चांगिए, तुम्हारी नेक्स्ट लाइफ सिर्फ तुम्हारी हो। 1 साल बाद मेरी वाइफ रूम साफ करते हुए कहती है, इस रूम को शाओलिन को दे देते हैं, कंप्यूटर स्टोर कर देते हैं। मैं तुरंत कहता हूँ, नहीं, बिना सोचे। वो ऊपर वाला रूम ले सकती है। मैं दरवाजे पर खड़ा हूँ। मुझे लगता है जैसे कोई अभी भी डेस्क पर बैठा है, कीबोर्ड पर टाइपिंग कर रहा है। इस रूम में कोई नहीं रहेगा, कुछ भी मूव नहीं होगा। मेरी आवाज़ फाइनल है। वाइफ कुछ नहीं कहती और चली जाती है। मैं अकेला रह जाता हूँ। फिर अचानक महसूस होता है कुछ मेरी गाल पर बह रहा है। मैं हाथ लगाता हूँ, आंसू। पूरा चेहरा गीला है। मैं अपने हाथ को देखकर जम जाता हूँ। मैं रो क्यों रहा हूँ? यहाँ कौन रहता था? लगता है मैंने किसी को भुला दिया, कोई जो मेरी पूरी जिंदगी में इंपॉर्टेंट था। रात को जब भी आंख खुलती है एक आवाज़ गूंजती है, सपने जैसी, पर सपना नहीं। क्या ये तुम्हारी उम्मीद है या मेरी जिद? भाई, कौन मुझे ऐसे बुलाता था? मुझे याद नहीं।